हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं सत्या। हमारा यूट्यूब चैनल सत्या आर्ट फैकल्टी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो सीरीज चल रही है केवीएस क्वेश्चन की चल रही है, जो कि 2018 में आपका हो चुका है। और इस सेट में हम आपको अगले 25 क्वेश्चंस कराएंगे। जैसा कि 25 क्वेश्चंस आपको करवा चुके हैं और उसके बाद अगला सेशन जो होगा उसमें भी 25 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और नेक्स्ट टाइम में फिर से 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसमें कि आपके 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। 2018 का जो पेपर हुआ था केवीएस का, उसके सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो कि सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं और आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके ईएमआरएस के लिए, सभी क्वेश्चंस एनवीएस के लिए, केवीएस के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए और नेट जेआरएफ यहाँ तक कि जितने भी आर्ट फील्ड से एग्जाम संबंधित हैं सबसे संबंधित होंगे और सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं। 25 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज आपका 26वां क्वेश्चन है। मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली तबरेज के फारसी उस्ताद का नाम बताइए। ठीक है, ऑप्शन है आपका ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, फारूक बेग, मोहम्मद हुसैन और बेहजाद। देखिए, बात यहाँ पे चल रही है फारसी उस्ताद कलाकार की। तो फारसी उस्ताद कलाकार का आशय यह है कि यह बात चल रही है ईरानी शैली की। कौन सी शैली? ईरानी शैली की बात चल रही है। अब ईरानी शैली से संबंधित जो चित्रकार हैं वो ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। सिराजी तो है नहीं, सिराजी तो भारत के चित्रकार थे, क्योंकि ये जो चित्रकार थे ये जो है हुमायूं के समय में तबरेज से आए थे, ना कि ये ईरानी शैली के चित्रकार थे। इन्होंने आकर के भारत में कार्य किया। दूसरी बात है फारूक बेग। फारूक बेग जो थे वो कलमाक के निवासी थे, वो भी भारत के ही चित्रकार थे, भारत में जो है कार्य कर रहे थे। तीसरी बात है मोहम्मद हुसैन। तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी जो है ये एक सुलेखक था अकबर के काल का। क्या था? सुलेखक था अकबर के काल का। और इस सुलेखक को जो है जर्री कलम की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ठीक है, जर्री कलम की उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है चौथा, हमारा यही सही ऑप्शन है, क्योंकि बेहजाद और शाह मुजफ्फर ये दो ऐसे चित्रकार थे जो ईरानी शैली के चित्रकार थे और इन्होंने ईरान में रह करके अपने चित्रकारी का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है और शाह मुजफ्फर और बेहजाद के नाम से ये लोग जाने जाते थे। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र कृष्ण झूले पर को किसने चित्रित किया? देखिए, कृष्ण झूले पर को किसने चित्रित किया? ये सभी क्वेश्चंस जो आपके हैं ये सभी राजस्थानी शैली से संबंधित है। कहां से संबंधित है? राजस्थानी शैली से संबंधित है। तो कृष्ण झूले पर ये जो चित्र है ये चित्रित किया था नूरुद्दीन ने। किसने किया? नूरुद्दीन। नूरुद्दीन तो यहाँ लिखा ही है। ये जो कृष्ण झूले पर ये चित्र है ये बीकानेर शैली का है, बीकानेर। ठीक है, और नूरुद्दीन के द्वारा चित्रित किया गया। पहला ऑप्शन आपका। ठीक है, दूसरी बात है उत्कल राम। उत्कल राम जो चित्रकार थे, उत्कल राम जो चित्रकार थे ये थे आपके बूंदी शैली के। कहां के थे? बूंदी शैली के। ठीक है, बूंदी शैली के चित्रकार थे और बूंदी शैली की चित्रकारी के तहत इन्होंने एक चित्र बनाया था राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। ठीक है, राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा यह जो है उत्कल राम ने बूंदी शैली के तहत चित्र बनाया। अगला जो क्वेश्चन है आपका साहेबदीन। साहेबदीन के द्वारा जो चित्र बनाया गया था वो था मेवाड़ में। कहां पे? मेवाड़ में, जिसका नाम था, मेवाड़ के चित्र का नाम था मारू रागिनी। क्या नाम था? मारू रागिनी। ठीक है, मारू रागिनी। अगला जो ऑप्शन है आपका ये है दाना। दाना जो चित्रकार था, ये दाना जो चित्रकार है ये जोधपुर का चित्रकार है। कहां का है? जोधपुर का चित्रकार है। और इस दाना चित्रकार ने जो चित्र बनाया था उसका नाम है चौगान प्लेयर्स। क्या नाम है? चौगान प्लेयर्स। ये चित्र इसने बनाया था। हमारा क्वेश्चन का जो सही जो आंसर है वो है नूरुद्दीन। कृष्ण झूले पर ये जो चित्र बनाया गया था वो नूरुद्दीन के द्वारा बनाया गया था, जो कि बीकानेर शैली के अंतर्गत बनाया गया था। हमने चारों ऑप्शंस के चारों ऑप्शन आपको बता दिए हैं, इसमें जो सही आंसर है वो है नूरुद्दीन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए। जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए। देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका, इस पहले ऑप्शन के तहत हम देखेंगे कि उस्ताद मंसूर जो थे ये जहांगीर काल के चित्रकार थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जहांगीर काल के चित्रकार थे। जहांगीर काल के तहत ये पक्षी चित्रण करने में उस्ताद थे। क्या थे? पक्षी चित्रण करने में उस्ताद थे।
जिसके लिए इनको बहुत ही ख्याति प्राप्त हुई अच्छी चित्रण के लिए। और इन्होंने एक चित्र बनाया था जिसका नाम था बाज। क्या नाम था? बाज। बाज नाम से इन्होंने एक चित्र बनाया जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। दूसरी बात है अबुल हसन। अबुल हसन जो था जहांगीर काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। इससे ज्यादा अच्छा और कोई चित्रकार था ही नहीं। इसको क्या कहा जाता है? जहांगीर कालीन सर्वश्रेष्ठ चित्रकार। ठीक है, जहांगीर कालीन सर्वश्रेष्ठ चित्रकार। दूसरी बात है उस्ताद मीर हासिम। ठीक है, उस्ताद मीर हासिम। इसमें से जो आपका सही ऑप्शन है वो है अबुल हसन। जो सही ऑप्शन है वो है अबुल हसन। ठीक, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है एलोरा की गुफाएं किसके निकट हैं? ठीक है, एलोरा की गुफाएं किसके निकट है? तो ऑप्शन है आपका एलिफेंटा, उसके बाद में है अजंता, उसके बाद में है बाघ, उसके बाद में है सित्तनवासल। ठीक है, देखिए जैसे आप देखते हैं कि ये भारत का मैप है और इसमें यहां पर पड़ता है आपका महाराष्ट्र। इस महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि यहां पे देखा जाता है अजंता पड़ता है। क्या पड़ता है? अजंता। और इसके पड़ोस में यहां पे पड़ता है आपका एलोरा। और उसके बाद में यहाँ पे एलिफेंटा की बात आ गई है तो यहाँ पे टापू है एक छोटा छोटा सा। ठीक है, इस टापुओं के बीच में पड़ता है आपका एलिफेंटा। क्या पड़ता है? एलिफेंटा पड़ता है। और एलिफेंटा के बाद में अगला ऑप्शन है बाघ की गुफाएं। तो बाघ की गुफाएं आपको पता है यहाँ पे ऐसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में यहाँ पे बाघ की गुफाएं पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं? बाघ की गुफाएं पड़ती हैं। इसके अलावा में यहाँ पे ऑप्शन है चौथा सित्तनवासल। तो सित्तनवासल तो तमिलनाडु में है, लगभग यहाँ पे पड़ता है। यहाँ पे क्या है? सित्तनवासल। अब एक चीज बताइए कि एलोरा की गुफाएं किसके सबसे नजदीक हैं? तो हम देखने को पाएंगे अगर यहाँ पे हमारी एलोरा की गुफाएं हैं तो इन एलोरा की गुफाओं में हमको सबसे नजदीक वाला ऑप्शन तो यही मिलेगा ना। सबसे नजदीक ऑप्शन कौन सा मिलेगा? सबसे नजदीक ऑप्शन तो हमारा अजंता ही मिलेगा ना, ये वाला ऑप्शन। यही ऑप्शन ऐसा है जो सबसे नजदीक है। इसके अलावा में हमारा जो बाघ है वो भी दूर है, हमारा जो सित्तनवासल है वो भी दूर है, हमारा जो एलिफेंटा है वो भी दूर है, और हमारा जो क्या नाम है, जो भी जितनी गुफाएं हैं सभी दूर है। फिलहाल के लिए हमारा अजंता ही सबसे नजदीक पड़ता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा अजंता की गुफाएं। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया? खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया? देखिए खजुराहो के जो मंदिर बनाए गए थे वो तो बनाए गए थे चंदेल शासकों के द्वारा, ये बात सभी लोग जानते हैं। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, मतलब चंदेलों ने क्या बनाया? खजुराहो के मंदिर बनवाए। क्या बनवाए? खजुराहो के मंदिर बनवाए। दूसरी बात, पल्लवों ने क्या बनवाया? पल्लवों ने क्या बनवाया? पल्लवों ने बनाया महाबलीपुरम के मंदिर। महाबलीपुरम के मंदिर बनवाए, जिसको हम रथ मंदिरों के नाम से जानते हैं, जो कि ग्रेनाइट से बने हुए हैं। कैसे बने हुए? ग्रेनाइट से बने हुए हैं। अगली बात हम करते हैं चालुक्यों की। चालुक्यों ने क्या बनवाया? चालुक्यों ने बनवाया बादामी, आईहोल और पट्टाडकल। इन क्षेत्रों पे इन्होंने कार्य कराया था। इन्होंने कहां पे कार्य कराया? महाबलीपुरम में ग्रेनाइट पत्थर से जो बनाए गए वहां पे कार्य कराया। गंगा लिखा हुआ है यहाँ पे, जो क्वेश्चन में था वो गंगा ही था, लेकिन यहाँ पे गंगा ना हो करके यहाँ पे है गंग शासन। क्या है? गंग शासन। गंग शासकों ने जो कार्य कराया था वो करवाया था उड़ीसा में। और उड़ीसा में जो कार्य कराया गया है गंग शासकों द्वारा, सबको पता है उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। कोणार्क का सूर्य मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। तो अब बात यहाँ पे ही, सही आंसर कौन सा? तो सही आंसर चंदेलों का है, खजुराहो वाला। मतलब खजुराहो जो है वो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया। इस वीडियो के दौरान अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो उस डाउट में आपको क्या करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको डाउट वो लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल के लिए जो भी आपसे करवाया जा रहा है इसमें ये सब कुछ बिल्कुल 100% सही है, इसमें किसी प्रकार का इफ बट नहीं है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो साथ ही साथ में आप शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और देखते रहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें
अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थानी लघु चित्र शैली का स्पष्ट या सादृश्य मूलक रूप हमें सर्वप्रथम किस पांडुलिपि में देखने को मिलता है? देखिए, इसका सीधा सा जवाब हम आपको बता देते हैं कि इस क्वेश्चन में आप सीधा क्वेश्चन लगाएंगे बिल्हड़ द्वारा रचित चौर पंचाशिखा। ठीक है, बिल्हड़ द्वारा रचित चौर पंचाशिखा, ये जो आंसर है आपका बिल्कुल सटीक आंसर है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। ठीक, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, किस महाराज के संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली का चरमोत्कर्ष हुआ या चरमोत्कर्ष पर पहुंची? देखिए, राजा राज सिंह, ये हमारे एक राजा हैं, ये कहां के राजा हैं? ये हमारे राजस्थानी लघु चित्र शैली के किशनगढ़ के हैं। ठीक है, राजा राज सिंह। ठीक है, उसके बाद है वीरत सिंह, उसके बाद है कल्याण सिंह और सावंत सिंह। सभी को पता है कि किशनगढ़ शैली राजस्थानी शैली की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध शैली है, जिसके जो राजा हैं वो हैं सावंत सिंह। कौन है? राजा सावंत सिंह। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, अब हम राज सिंह की बात कर लेते हैं। तो राज सिंह जो थे वो इनके पिता थे। कौन थे? पिता थे। लेकिन जो राज सिंह हैं वो भी राजस्थानी शैली में चित्रकला के प्रति बहुत ही मतलब इनका पॉजिटिव सोच रखते थे। बहुत अच्छा इन्होंने कार्य करा, बहुत ही मतलब बढ़ावा दिया है कला को। ऐसी बात नहीं थी कि इन्होंने बढ़ावा नहीं दिया। लेकिन वीरत सिंह इससे संबंधित नहीं है और कल्याण सिंह भी इससे संबंधित नहीं है। इनका जो बेटा हुआ जिसका नाम सावंत सिंह था, इसने भी चित्रकला को बहुत आगे बढ़ाने का कार्य किया। किशनगढ़ शैली मान लीजिए कि इन्हीं के शासनकाल में सबसे ज्यादा चरम पर जाती है या उत्कर्ष को प्राप्त होती है। राज सिंह जो सावंत सिंह जो थे, सावंत सिंह एक लेखक भी थे। इन्होंने जो है 73 ग्रंथों की रचना की। कितनी? 73 ग्रंथों की रचना की। एक दो लिख देते तो दिक्कत थी, एक दो लिखते तो याद करना पड़ता। इन्होंने 73 ग्रंथों की रचना की और इन 73 ग्रंथों को आज हम नागर समुच्चय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नागर समुच्चय के नाम से जानते हैं। और इनका एक उपनाम भी था। उपनाम क्या था? उपनाम था इनका नागरीदास। क्या नाम था? नागरीदास इनका उपनाम था। इस नाम से ये जाने जाते थे क्योंकि इन्होंने नागर समुच्चय नाम से 73 ग्रंथों की रचना की थी। हालांकि इनके जो पिता थे वो भी ग्रंथों को रचना करते थे, वो भी क्या नाम है 10 से 20 के बीच में इन्होंने कोई संख्या है उसमें इन्होंने जो है ग्रंथों की रचना की है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब है अगला क्वेश्चन आपका, सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी है? सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी है? ध्यान दीजिएगा, कंक्रीट। क्या कंक्रीट का सिंधु घाटी में प्रयोग हुआ है? किसी ने सोचा है कि वहां जो मकान बना था वो सीमेंट का बना था? नहीं सोचा ना, नहीं पढ़ा किसी ने कि सीमेंट का भी मकान बना होगा। ऐसी कोई बात ही नहीं थी। क्या पत्थर का बना है? पत्थर के अवशेष मिले हैं मकानों में। ऐसी बात नहीं कि पत्थर के अवशेष बिल्कुल मिले ही नहीं, अवशेष मिले हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा जो मकान बनाए गए वो पकी हुई ईंटों के बनाए गए। ये आपका सही आंसर है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि वहां पे इस तरीके से ग्रिड पद्धति में मकान बनाए गए हैं, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, और यह दीवारें छोटी छोटी बनाई गई हैं, यहाँ पे दिख रही होंगी आपको इस तरीके से, ऐसे दीवारें आपको दिखेंगी। ठीक, तो इस तरीके से वहां पे मकान बनाए गए हैं, ये आपको वहां पे दिखता है। ठीक है ना, दिखता है कि दीवारें बनाई गई थी। ये कैसी बनी थी? पकी हुई ईंटें जो थी, मतलब पकी हुई मिट्टी कह सकते हैं, पकी हुई ईंटें कह सकते हैं, वहां से जो है ये वास्तुकला जानी जाती है। दूसरी बात है धातु। धातु से संबंधित यहाँ पे मूर्तियों का निर्माण हुआ है, न कि धातु जो है वास्तुकला के लिए प्रयोग में लाई गई है। यहाँ पे जो धातु प्रयोग में आई है वो मूर्तियों के लिए आई है। जैसे आपने क्या पढ़ा था? नर्तकी। नर्तकी कैसी है? धातु की है। कहां से की है? ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या है? पकी हुई ईंटें। यहाँ पे कंक्रीट और पत्थर का प्रयोग वास्तुकला में नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके कितने पार्श्व या आयाम दिखाई देते हैं? घन का एक किनारा आपके ठीक सामने हो और आपकी दृष्टि स्तर से नीचे रखा हुआ हो। ठीक है, देखिए अब हम एक घन की बात कर लेते हैं। घन बोले तो क्यूब है ना, हम घन की बात कर लेते हैं। देखिएगा घन में क्या होता है। एक तो घन आप ऐसे ही चौकोर चौकोर सा जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये तो घन है हमारा, मान सकते हैं इसको बिल्कुल सीधे से रखा हुआ है, इसकी कोई भी भुजा नहीं दिख रही है। ठीक है, सिर्फ एक तल दिखाई दे रहा है, लेकिन लिखा हुआ है कि आपकी दृष्टि स्तर नीचे रखा हो। तो दृष्टि स्तर से अगर नीचे रखा हो तो हमारा दृष्टि स्तर ये है, तो इसका मतलब है ये थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, हमें ऊपर का भी तो दिखाई दे।
तभी तो घन बनेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम बढ़ा देते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब क्या होगा, देखिएगा, अब हमारी दृष्टि स्तर क्या है, दृष्टि स्तर से नीचे है कि नहीं है, क्योंकि हमें ऊपर का दिख रहा है, तो इसका मतलब हमारी आंख से वो नीचे रखा हुआ है, दृष्टि स्तर से नीचे रखा हुआ है। अब सीधी सी बात है, कितने तल दिखाई दे रहे हैं, तो 1, 2 और 3, 3 ही दिखाई दे रहे हैं। और 3 इसके पीछे भी अगर आपसे पूछा जाता है घन में कितने कुल आयाम होते हैं, तो 3 होते हैं, क्योंकि एक जो है इसके पीछे वाला होगा, एक इसके पीछे वाला होगा और एक इसके पीछे वाला होगा, ये 3 और हो जाएंगे, तो कुल कितने हो जाएंगे, कुल 6 हो जाएंगे। दिखाई कितने देंगे, तो दिखाई 3 देंगे। इसमें से जो सही है वो तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है, किस काल समय से संबंध रखता है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसी बात नहीं है कि हम डिस्क्रिप्शन दें या कोई बात ऐसी हो, बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन हो, ऐसा कुछ नहीं है। मौर्य काल में धौलावीरा जो था वो था, तो लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं आया था, तो इसको आप कट कर दीजिए, शुंग काल को भी कट कर दीजिए, गुप्त काल को भी कट कर दिया, धौलावीरा आपका सिंधु काल का है। इसमें कुछ भी ऐसा खास क्वेश्चन नहीं है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस वर्तमान प्रांत में सांची का महास्तूप है, ठीक है, किस प्रांत में सांची का महास्तूप है। तो ये भी क्वेश्चन में ऐसी कोई खास बात नहीं है कि बहुत ज्यादा मतलब ये कठिन हो। यहाँ पे किस लिखा हुआ है, किस वर्तमान प्रांत में, तो वर्तमान जो प्रांत है सांची वाला वो कौन सा है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो ये आया हुआ है ये है आपके फंडामेंटल से संबंधित, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, सुंदर सा क्वेश्चन है। प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडांग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है। वर्ण, वर्ण मतलब रंग, रंग के लिए क्या प्रयोग में लाया गया। तो देखिए, पहली बात तो हम इसको जान लेते हैं, रूप भेद प्रमाणानि, रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, सादृश्य, वर्णिका भंग, वर्णिका भंग, ठीक है। तो क्या हो गया, रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। देखिए, वर्ण के लिए बताई गई ही बात है, तो रूप भेद, वर्ण का मतलब होता है रंग, क्या रूप भेद का रंग से मतलब है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम बात करेंगे चित्र षडांग की, हम बात करेंगे चित्र षडांग की। चित्र षडांग में वर्ण के लिए प्रयोग में जो लाया गया है वो लाया गया है वर्णिका, वर्ण बोले तो वर्णिका, वर्णिका भंग, वर्णिका भंग, ठीक है, वर्णिका भंग, यही शब्द जो है चित्र षडांग में प्रयोग में लाया गया वर्ण के लिए। तो सबसे पहली बात, इसका जो आंसर सही होगा वो होगा वर्णिका भंग। लावण्य योजना का प्रयोग किस लिए लाया गया, लावण्य योजना के लिए कहा गया कि यह जो है बिल्कुल जो आउटलुक होता है, जैसे कि चित्र बनके तैयार होता है तो उसमें की जो लय होती है, रेखाओं की जो लय होती है, उस चीज के लिए लावण्य योजना का प्रयोग किया गया। ऐसा कह सकते हैं कि देखने पर जो हमको आनंद की अनुभूति होती है वो लावण्य योजना से होती है, कितना मतलब अच्छा लहरदार जो उसका आउटलुक है वो देखने को मिलता है, ऐसा लावण्य योजना से होता है। सादृश्य, सादृश्य तो आप जानते ही हैं कि समानता होती है। प्रमाण को क्या कहते हैं, प्रमाण को कहते हैं अनुपात, मतलब कि नापजोख, ठीक है, नापजोख, इससे संबंधित है ये। तो इसका आंसर क्या है, वर्णिका भंग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, चोलकालीन देवी उमा की मूर्ति किस समय अवधि की बनी हुई है। देखिए, चोल काल की बात चल रही है, चोल काल में आपको पता है कांस्य से निर्मित सबसे ज्यादा कार्य किया गया। कैसा कार्य किया गया, कांस्य से निर्मित कार्य किया गया। चोल काल में कांसे की मूर्तियां और तांबे की मूर्तियां अधिक रूप में बनाई गई, अधिक मात्रा में बनाई गई, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं चोल काल की, तो चोल काल कब से चला, तो चोल काल जो चलता है 850 से 1267 तक चलता है, ठीक है। तो 9वीं सदी है, 13वीं सदी है, इसके अलावा जो इसमें हटा देते हैं। बात है यहाँ 16वीं सदी की, 16वीं सदी तो ऐसे ही गलत हो गया, ये इससे मैच ही नहीं कर रहा है। अब इसके बीच का समय ढूंढना है और ये तीनों समय इसके बीच में आ रहे हैं, ठीक। तो चोल काल की जो देवी उमा की प्रतिमा है वो वास्तविकता में तो है 11वीं सदी की, ऐसा हमें किताब में देखने को मिलता है।
लेकिन इसमें कहीं 11वीं सदी है नहीं, तो 12वीं सदी को आप सही कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और यही आपका सही माना जाएगा। जबकि जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस दिया जाता है उसमें एक जगह पे आपको 11वीं सदी मिलता है और एक जगह आपको क्या मिलता है, 12वीं सदी मिलता है। ठीक है, एक जगह आपको 12वीं सदी मिलता है, दोनों टाइम मिलते हैं देवी उमा के लिए। ठीक, इसी 12वीं सदी में एक और प्रसिद्ध प्रतिमा बनाई गई जिसको आज हम जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं नटराज के नाम से। किस नाम से, नटराज के नाम से जानते हैं। और ये दोनों प्रतिमाएं कहां पे सुरक्षित हैं, ये आपकी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ठीक है, यहां तक में किसी को डाउट हो तो जो है कतई कमेंट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अजंता के किस गुफा मंदिर में प्रसिद्ध भित्ति चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि चित्रित किया गया। देखिए गुफा संख्या 21 जो है इसमें चित्रकारी से संबंधित कुछ मिला ही नहीं, तो इसको ऐसे ही काट दीजिए। दूसरी बात, गुफा संख्या 30 जो है इसमें भी चित्रकारी से संबंधित कुछ नहीं मिला, इसको भी ऐसे ही काट दीजिए। अब बात आई गुफा संख्या 26 की, तो गुफा संख्या 26 में चित्रकारी से संबंधित लगभग ना के बराबर चीजें मिली हैं। यहां से क्या मिला है, यहां से मिला है गुफा नंबर 26 से, जिसका नाम है मार विजय। क्या नाम है, मार विजय। और यह जो मार विजय है ये है यहाँ पे प्रतिमा, ना कि चित्र। ये क्या है, एक शिल्प है, स्कल्पचर है, ना कि चित्र है, पेंटिंग नहीं है। ठीक है, गुफा संख्या एक ही एक ऐसा ऑप्शन बचा है जो आपका सही है, पद्मपाणि बोधिसत्व और वज्रपाणि बोधिसत्व। ठीक है, पद्मपाणि बोधिसत्व और वज्रपाणि बोधिसत्व, ये दो चित्र यहाँ के बहुत ही फेमस हैं। ठीक है, अजंता से संबंधित। अगला क्वेश्चन है आपका, दिलवाड़ा के जैन मंदिर किससे बने हैं। देखिए दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो बने हुए हैं वो बने हुए हैं आपके सफेद संगमरमर से। किससे बने हैं, सफेद संगमरमर से बने हुए हैं। ये सभी लोग जानते हैं, अच्छी तरीके से इसको पढ़ चुके हैं कि ये सफेद संगमरमर से बनाए गए हैं। अभी देखिएगा, सफेद संगमरमर का प्रयोग दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में हुआ, तो काले पत्थर का प्रयोग कहां पे हुआ। जो काले पत्थरों का प्रयोग है वो पहली बात तो चोल काल में हुआ। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इनका प्रयोग जो है गांधार में भी हुआ। इसका जो प्रयोग है ये आपका महाबलीपुरम में भी हुआ है। इन स्थानों में जो है काले पत्थर का या कह सकते हैं ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग किया गया। ठीक है, ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग किया गया। अगला है लाल बलुआ पत्थर, ये बलुआ लिखा हुआ है, लाल बलुआ पत्थर। तो लाल बलुआ पत्थर का जो प्रयोग है ये आपको आपके उत्तर भारत में ऐसे समझ सकते हैं आप, मध्य भारत में अधिकतम मिलता है। जैसे इसमें एमपी और यूपी, यहाँ के जो क्षेत्र हैं इसमें लाल बलुए पत्थर का प्रयोग अधिक किया गया। ठीक है, आपका आंसर है सफेद संगमरमर। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, आधुनिक काल। देखिए प्रागैतिहासिक काल है तो आधुनिक काल तो नहीं हो सकता क्योंकि आधुनिक तो अभी बिल्कुल आया, और सिंधु घाटी सभ्यता बहुत पुरानी है। हम पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल की, हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। तो प्रागैतिहासिक काल क्या है, प्रागैतिहासिक काल वह है कि साक्ष्य मिले और ना ही कोई लिखित विवेचना मिली, इसको कहा गया प्रागैतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक मतलब बहुत पहले का काल। ठीक है, प्राचीन काल कह सकते हैं। अब बात आई है ऐतिहासिक काल की, तो ऐतिहासिक काल जो है इसका अर्थ यह है कि ऐतिहासिक जहां से इतिहास मिलना प्रारंभ होता है, इतिहास मिलना प्रारंभ, जहां से इतिहास मिलना प्रारंभ होता है, तो इतिहास जो मिलना प्रारंभ होता है वो तो होता है मौर्य काल से। अब देखिएगा, मौर्य काल से इतिहास मिलना प्रारंभ होता है और प्रागैतिहासिक काल बहुत प्राचीन था। अब हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है, एक ही ऑप्शन बता, तो आदि ऐतिहासिक काल से सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है, क्योंकि इसे कहा जाता है वह काल जिसकी लिखित विवेचना तो मिली है लेकिन वो पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, लिखित विवेचना तो मिली है, लिखित विवेचना मिली है लेकिन वो पढ़ी नहीं गई है। इसमें तो लिखित विवेचना ही नहीं मिली, ऐसे साक्ष्य मिले हैं,
इसमें सिर्फ चित्रों के आधार पर, अवशेषों के आधार पर छोटे मोटे इसका निर्माण किया गया। जो आपका आद्य ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित विवेचना तो मिली है और प्लस साक्ष्य भी मिले हैं, साक्ष्यों का अवलोकन भी किया गया है और लिखित सामग्री जो मिली है पढ़ने का प्रयास किया गया लेकिन पढ़ नहीं पाया गया। तो ऐसा काल जिसमें लिखित विवेचना मिली है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया, उसको कहा जाता है आदि ऐतिहासिक काल। क्या कहा जाता है? आदि ऐतिहासिक काल, या इसको आद्य भी कह सकते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। और आधुनिक काल तो बहुत बात की बात है, ये तो इसमें सही नहीं हो सकता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता किस काल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, किस लघु चित्र शैली में दैदीप्यमान आभायुक्त रंगों का गहरी सुसंगत के विरोध में प्रयोग हुआ है और ये आकारों की निश्चित बाह्य रेखा के भीतर सपाट रूप से लगाए गए हैं? देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बहुत अच्छी विशेषता भी है और बहुत थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन भी है। ठीक, तो देखिएगा लिखा हुआ है दैदीप्यमान आभायुक्त चित्र, दैदीप्यमान आभायुक्त चित्र, ठीक है, और गहरी सुसंगति, सुसंगत के विरोध में कहा गया है, गहरी सुसंगत के विरोध में। अब बात आई है मुगल शैली की। मुगल शैली में चित्र रंग कैसा लगे थे? मुगल शैली में संगतिपूर्ण लगे थे, संगतिपूर्ण, ठीक है, संगतिपूर्ण चित्र रंग लगे थे। दूसरी बात है निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप से रंग लगाए गए हैं। अब देखिए मुगल शैली में सपाट रूप से रंग लगाए गए हैं, अगर सपाट रूप से रंग लगाए गए होते तो हम क्यों पढ़ते कि इसमें जो है स्याह कलम का इस्तेमाल है, क्यों हम पढ़ते कि इसमें जो है परदाज का इस्तेमाल है? तो अगर परदाज और स्याह कलम है तो सपाट रूप से रंग कैसे हुए ना, नहीं हो सकते, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरी बात है मध्य भारतीय शैली, मध्य भारतीय शैली के तहत आप पढ़ते हैं अपभ्रंश और उसके अलावा में पढ़ते हैं आप पाल शैली। तो आप जानते हैं कि पाल शैली और अपभ्रंश शैली का स्तर क्या था जो हम इससे कंपेयर करेंगे इसको, तो ये तो कतई हो ही नहीं सकता। अगला ऑप्शन है दक्षिणी शैली। देखिए दक्षिणी शैली जो थी वो अच्छी शैली थी, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस तरीके की विशेषताएं जो थी या बहुत बृहद स्तर पर यहाँ पे चित्र नहीं बनाए जाते थे, यहाँ पे रागमालाओं से संबंधित चित्र अधिक बनाए गए हैं लेकिन इतनी ज्यादा विशेषताएं यहाँ पे नहीं थी, इसलिए इसमें राजस्थानी शैली एक ऐसी शैली है जो कि इसके यह विशेषता सटीक बैठती है और सही आंसर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अशोक स्तंभों के शीर्ष पर अधिकांश बाघ और हाथी को दर्शाया गया है। अब बीच में ये भरना है कि इसमें क्या और हो सकता है कि अशोक के स्तंभों में क्या लगाया गया। तो देखिएगा बाघ बनाया गया, हाथी बनाया गया। आप देखेंगे बाघ कहां पे बनाया गया, तो आप जानते हैं कि जो सारनाथ का स्तंभ है, जो अशोक स्तंभ है जिसको हम अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ या सारनाथ स्तंभ जानते हैं, जो कि आपकी प्रत्येक नोट पे छपा हुआ होता है, उसमें क्या बनाया गया है? बाघ बनाया गया, उसमें 4 सिंह बनाए गए हैं। हाथी कहां पे बनाया गया? संकिसा का जो था उसमें हाथी बनाया गया था। ठीक है, अब इससे हम देख लेते हैं कि कौन सा बना हुआ है। तो वृषभ एक है ऐसा जो रमपुरवा में मिला, कहां पे मिला? रमपुरवा में मिला, वृषभ बनाया गया। घोड़ा, हाथी, सॉरी घोड़ा, गैंडा और गाय, ये 3 ऐसे हैं जो कहीं पर भी नहीं बनाए गए। ठीक है, सिर्फ वृषभ ही बनाया गया है, बाघ बनाया गया, हाथी बनाया गया। ठीक है,